नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प चीज की पड़ताल कर रहे हैं कि भाई ये कंप्यूटर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल रहा है। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, लगते तो हैं कि शायद ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बने हों, लेकिन इनमें कई ऐसी बातें हैं जो हम सबके काम की हैं, है ना, हमारे आज से कल से जुड़ी हुई। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, सरकारी दफ्तरों से लेकर हमारे बैंक खातों तक, पढ़ाई लिखाई से लेकर सेहत की देखभाल, और हाँ, वो जो हम खरीदारी करते हैं, इन सब में कंप्यूटर ने क्या कुछ बदल दिया है। जी हाँ। चलिए देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ मशीनों या सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, जैसा आपने कहा। ये असल में समझने की बात है कि ये जो डिजिटल दुनिया है वो हमारे समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था में और यहाँ तक कि हमारी निजी जिंदगी में कितनी गहराई तक समा गई है। आज हम इन्हीं बदलावों की अलग-अलग परतों को खोलकर देखेंगे, फायदे भी और शायद कुछ चुनौतियां भी। हाँ, सही कहा। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए, सरकार और नागरिक सेवाओं से करते हैं। ई गवर्नेंस। स्रोत कहते हैं कि इसका सीधा मतलब है सरकारी सेवाओं को डिजिटल तरीके से लोगों तक पहुंचाना। सुनने में तो मतलब काफी आसान लगता है, जैसे बस दफ्तर का काम कंप्यूटर पे आ गया। हाँ, मतलब ऊपर से देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन इसका असर यूं कहें तो काफी गहरा है। डिजिटल इंडिया को ही लीजिए। 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है और ये इसी ई गवर्नेंस का एक फैला हुआ रूप है। मकसद यही है कि सरकारी सेवाएं ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन हों, डिजिटल हों। सोचिए ना, पासपोर्ट का आवेदन हो या जमीन के रिकॉर्ड देखने हो या फिर इनकम टैक्स भरना हो। कुछ साल पहले तक कितने चक्कर काटने पड़ते थे इन कामों के लिए। अब ये सब घर बैठे ऑनलाइन मुमकिन है। स्रोत इसे कहते हैं नागरिक अनुकूल, तेज और पारदर्शी। ये पारदर्शिता वाला पहलू, ये दिलचस्प है। मतलब जब प्रक्रियाएं ऑनलाइन होती हैं, तो क्या वाकई सब कुछ साफ-साफ दिखता है? क्या सच में व्यवस्था सुधरती है, या ये बस फाइलों को डिजिटल फोल्डर में डाल देने जैसा है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पारदर्शिता एक बड़ा लक्ष्य तो जरूर है और कई मामलों में ऑनलाइन होने से जानकारी तक पहुंच आसान हुई भी है। लेकिन सिर्फ किसी सेवा का ऑनलाइन हो जाना ही पारदर्शिता की गारंटी नहीं दे देता। सिस्टम का डिजाइन कैसा है, उसकी निगरानी कैसे हो रही है, ये बातें भी उतनी ही जरूरी हैं। हाँ, ये जरूर है कि ऑनलाइन व्यवस्था से एक स्टैंडर्डाइजेशन आता है प्रक्रियाओं में और नागरिकों के लिए कई काम आसान हुए हैं। डिजिटल इंडिया इस दिशा में एक बड़ा कदम है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो सरकारी दफ्तरों से निकलकर अब आते हैं हमारी जेब पर, या यूं कहें हमारे डिजिटल वॉलेट पर। बैंकिंग। बैंकिंग में कंप्यूटर का असर तो खैर हम रोज ही देखते हैं। एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसने तो जैसे क्रांति ही कर दी थी। बैंक बंद हो या खुला, रात हो या दिन, कभी भी पैसे निकालो, बैलेंस चेक करो। हाँ हाँ, एटीएम ने तो बैंकिंग को बैंक की चार दीवारी से बाहर निकाल दिया था, ये बात तो है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि कहानी यहीं नहीं रुकती। एनईएफटी और यूपीआई जैसे सिस्टम ये डिजिटल बैंकिंग के अगले बड़े पड़ाव हैं। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। हाँ, स्रोत कहते हैं कि इससे एक बैंक खाते से दूसरे में पैसे भेजे जाते हैं और ये आरबीआई कंट्रोल करता है और बैच में काम करता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये तुरंत क्यों नहीं होता? लेन देन जो है वो दिन भर में कुछ तय समय पर समूहों में प्रोसेस किए जाते हैं, एकदम रियल टाइम में नहीं। इसके पीछे सुरक्षा कारण भी है और बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन को संभालने की एक प्रक्रिया है, तो इसमें फंड ट्रांसफर होने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन फिर आया 2016 में यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और इसने तो जैसे पैसे भेजने का तरीका ही बदल डाला। हाँ, यूपीआई। अरे बाप रे, ये तो इतनी तेजी से हमारी आदत बन गई है, मतलब यकीन ही नहीं होता कि ये कितना नया 2016 में लॉन्च हुआ। कुछ साल पहले तक कौन सोचता था कि वो नुक्कड़ की चाय की दुकान पर भी बस क्यूआर कोड स्कैन करो और पेमेंट हो गई। कमाल है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो एटीएम, नेफ्ट और यूपीआई ये सब मिलकर डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ हमें ले जा रहे हैं। इन्होंने पैसों के लेन देन को बहुत आसान और तेज बना दिया है और साथ ही कैशलेस लेन देन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और शायद सुरक्षित भी। कम से कम जेब में नकदी लेकर घूमने का रिस्क तो कम हुआ है। हाँ, वो फिजिकल चोरी वाला डर कम हुआ है, ये बात तो सही है। हालांकि देखिए, डिजिटल दुनिया में धोखाधड़ी के अपने नए तरीके और चुनौतियां भी हैं। उनसे तो सावधान रहना ही पड़ता है। पर हाँ, नकदी संभालना और लेन देन का झंझट,
वो तो काफी कम हो गया है। तो पैसों के लेन देन में तो कंप्यूटर ने वाकई क्रांति ला दी है, लेकिन सीखने सिखाने के तरीकों पर इसका क्या असर पड़ा है? स्रोत बताते हैं कि शिक्षा, एजुकेशन, वो भी इससे अछूती नहीं है। ई लर्निंग का जिक्र है इसमें। जी हाँ, ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सीखना। स्रोत बताते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, डिजिटल नोट्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स, इन सब चीज़ों के बारे में। और इसके लिए कई मंच भी सामने आए हैं, जैसे सरकारी मंच हैं स्वयं, दीक्षा, तो वहीं निजी प्रयास भी हैं जैसे बायजूस और खान अकेडमी। ये दिखाता है कि तकनीक वो शिक्षा को पारंपरिक क्लासरूम की सीमाओं से बाहर ले जा रही है। और हाँ, वो कोविड महामारी, उसने तो जैसे ऐसे एकदम से रातों रात मुख्य धारा में ला दिया। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर सब फटाफट ऑनलाइन हो गए तो है, लेकिन इसके फायदे पहले से ही दिख रहे थे। सबसे बड़ा फायदा है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। आप कभी भी कहीं से भी सीख सकते हैं, अपनी रफ्तार से सीखें, जो चीज मुश्किल लगी उसे बार बार देखें। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है जिस पर स्रोत इशारा करते हैं कि ई लर्निंग की असली ताकत शायद सीखने के अनुभव को व्यक्तिगत बनाने में है, पर्सनलाइज करने में। जो बड़ी क्लासरूम में मुश्किल होता है, हर छात्र की जरूरत के हिसाब से उसे सामग्री मिले, ये इसका एक बड़ा वादा है। तो मतलब ज्ञान अब सिर्फ किताबों या क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रहा। हाँ, काफी हद तक तो यही है। ज्ञान तक पहुंच तो बड़ी है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ई लर्निंग के लिए अच्छा इंटरनेट चाहिए, स्मार्टफोन या कंप्यूटर जैसा डिवाइस चाहिए, और ये सुविधाएं अभी भी हमारे देश में हर किसी के पास बराबर रूप से कहाँ उपलब्ध हैं। स्रोत इसे डिजिटल डिवाइड कहते हैं, डिजिटल खाई, यानी जिनके पास तकनीक है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच का अंतर। और ये अवसरों में असमानता पैदा कर सकता है। ये वाकई एक गंभीर मुद्दा है। खैर, शिक्षा के बाद अब बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक हमारी कैसे मदद कर रही है? स्रोत EHR और टेलीमेडिसिन का जिक्र करते हैं। ये EHR, ये क्या भला है? EHR यानी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। आसान भाषा में कहूँ तो ये मरीज की सेहत का डिजिटल बही खाता है। आपकी पुरानी बीमारियां, जांच रिपोर्ट, दवाइयां, आपको किस चीज़ से एलर्जी है, सब कुछ एक सुरक्षित डिजिटल फॉर्मेट में। इससे होता यह है कि डॉक्टरों को मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक नज़र में मिल जाती है, तो सही और जल्दी इलाज करने में मदद मिलती है, और ज़रूरत पड़े तो इसे दूसरे डॉक्टरों या विशेषज्ञों के साथ सुरक्षित तरीके से साझा भी किया जा सकता है। अच्छा, और टेलीमेडिसिन, इसका नाम तो आजकल काफी सुनने में आ रहा है, खासकर कोरोना के बाद से तो बहुत। हाँ, बिल्कुल। टेलीमेडिसिन का मतलब है दूर बैठे डॉक्टर से तकनीक की मदद से सलाह लेना, चाहे वो वीडियो कॉल हो, फोन कॉल हो या किसी ऐप के जरिए हो। जी। स्रोत आरोग्य सेतु ऐप का उदाहरण देते हैं, जिसने स्वास्थ्य की निगरानी में भूमिका निभाई, और मरीजों के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने वाले डिजिटल पोर्टल्स का भी जिक्र है इसमें। इसके फायदे तो हाँ साफ दिखते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो छोटे शहरों या गांव में रहते हैं, जहां बड़े डॉक्टर या स्पेशलिस्ट आसानी से नहीं मिलते। बिल्कुल सही कहा आपने। टेलीमेडिसिन से डॉक्टर तक पहुंचने के लिए यात्रा का समय बचता है, पैसा बचता है, और दूर दराज के इलाकों में भी बेहतर स्वास्थ्य सलाह मिल पाती है। EHR और टेलीमेडिसिन, ये दोनों मिलकर स्वास्थ्य सेवा को ज्यादा कुशल और मरीज केंद्रित बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, जिसका जिक्र जरूरी है। वो है मरीज की इतनी संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ये सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है कि ये डेटा कहीं गलत हाथों में ना जाए। वो डेटा सुरक्षा वाला मुद्दा तो हर डिजिटल चीज के साथ ही जुड़ा हुआ है। चलिए अब थोड़ा परिवहन, रेलवे और कृषि जैसे क्षेत्रों पर नजर डालते हैं। यहाँ कंप्यूटर क्या भूमिका निभा रहा है? परिवहन और रेलवे में तो हम इसके इतने आदी हो गए हैं कि शायद ध्यान भी नहीं देते। स्रोत IRCTC का जिक्र करते हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग, PNR स्टेटस चेक करना, टिकटिंग, ये सब कितना आम हो गया है। याद कीजिए, पहले रेलवे स्टेशनों पर टिकट के लिए कितनी लंबी लाइनें लगती थीं। IRCTC ने उस अनुभव को काफी हद तक बदला है। हाँ, हालांकि कभी कभी उसकी वेबसाइट धीमी चलने की शिकायतें भी सुनने को मिलती हैं। हाँ, वो तो है। IRCTC ने बेशक रेलवे यात्रा को आसान बनाया है, लेकिन कृषि में ये थोड़ा हैरान करता है कि खेतों में कंप्यूटर का क्या काम भला? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है कि तकनीक अब खेतों तक भी पहुंच रही है। स्रोत बताते हैं कि अब फसल की निगरानी के लिए मोबाइल ऐप्स आ गए, किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड,
वो डिजिटल रूप में उपलब्ध है। और यहाँ तक कि मंडियों के ताज़ा भाव भी ऑनलाइन पता चल जाते हैं। किसान अपने फोन पर मौसम का पूर्वानुमान देख सकते हैं, मिट्टी की सेहत से जुड़ी सलाह पा सकते हैं, बाजार के उतार चढ़ाव की जानकारी रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकनीक वो किसानों को बेहतर फैसले लेने में मदद कर रही है। निश्चित तौर पर। आप देखिए, इन सभी उदाहरणों में, चाहे वो रेलवे हो या कृषि, एक बात कॉमन है। डिजिटल साधनों के इस्तेमाल से काम करने के तरीकों में कुशलता लाने की कोशिश हो रही है और पारदर्शिता लाने की भी। IRCTC एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। इसी तरह कृषि में तकनीक किसानों को सही जानकारी देकर उन्हें सशक्त बना रही है। उम्मीद यही है कि इससे उनकी उपज और आमदनी में सुधार होगा। ये तो सचमुच कमाल है कि तकनीक जमीनी स्तर तक पहुंच रही है। अच्छा, अब आते हैं उस क्षेत्र पर जो शायद हम सबका पसंदीदा है, खरीदारी। ई-कॉमर्स और ऑनलाइन पेमेंट ने तो बिल्कुल जैसे बाजार का नक्शा ही बदल दिया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। स्रोत, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मंत्रा जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का जिक्र करते हैं। घर बैठे कुछ भी मंगाना अब कितना आम हो गया है। कपड़ों से लेकर किराने के सामान तक सब कुछ ऑनलाइन है। और साथ ही वो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, इनका इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि कई बार तो पर्स में कैश ना भी हो तो काम चल जाता है। बिल्कुल। इससे कैशलेस लेन देन को जबरदस्त बढ़ावा मिला है और इसे आमतौर पर तेज और नकदी की तुलना में ज्यादा सुरक्षित भी माना जाता है। स्रोत बताते हैं कि इन ऑनलाइन भुगतानों को सुरक्षित बनाने के लिए पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल होता है। ये पेमेंट गेटवे आप समझ लीजिए एक तरह के डिजिटल सुरक्षा गार्ड की तरह काम करते हैं, जो आपकी बैंक या कार्ड की जानकारी को सीधे व्यापारी तक भेजने से पहले एन्क्रिप्ट करते हैं, मतलब एक कोड भाषा में बदलकर सुरक्षित रखते हैं। अच्छा, ये तो हुई भुगतान की सुरक्षा की बात। लेकिन ई-कॉमर्स ने क्या सिर्फ हमारे खरीदने का तरीका बदला है, या इसका असर बाजार पर और छोटे दुकानदारों पर भी पड़ा है? ओहो, इसका असर तो बहुत व्यापक है। इसने न केवल हम उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प दिए हैं, बल्कि इसने छोटे व्यवसायों और कारीगरों को भी अपनी पहुंच बढ़ाने का एक बड़ा मौका दिया है। वो अब सिर्फ अपने इलाके तक ही सीमित नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए वो देश भर के ग्राहकों तक अपना सामान पहुंचा सकते हैं। एक तरह से भौगोलिक सीमाएं टूट गई हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि इसने बाजार को ज्यादा लोकतांत्रिक, ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाया है? कुछ हद तक तो हाँ। इसने छोटे खिलाड़ियों को बड़ा बाजार जरूर दिया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ नई चुनौतियां भी आई हैं, जैसे कि बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का बाजार पर बढ़ता दबदबा और छोटे विक्रेताओं के लिए उनके साथ मुकाबला करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो तस्वीर मिली-जुली है। समझ गया। अच्छा, आखिर में उस चीज की बात करते हैं जो इन सभी डिजिटल गतिविधियों की नींव है, मतलब डेटा का भंडारण और इस्तेमाल। स्रोत, क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटिंग का जिक्र करते हैं। ये क्या है? सुनने में बड़े भारी शब्द लगते हैं। हाँ, नाम सुनने में भारी लगते हैं, पर कॉन्सेप्ट काफी सीधा है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब है अपना डेटा, जैसे कि फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो वगैरह, उसे अपने कंप्यूटर या फोन की मेमोरी में रखने के बजाय इंटरनेट पर मौजूद सुरक्षित सर्वर पर स्टोर करना। स्रोत गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स जैसे उदाहरण देते हैं, जो हम में से कई लोग इस्तेमाल भी करते होंगे। फायदा ये है कि आप अपना डेटा कहीं से भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपका डिवाइस खराब हो जाए या खो जाए तो भी डेटा सुरक्षित रहता है। मतलब वो पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क साथ लेकर घूमने की जरूरत कम हो गई है। हाँ, काफी हद तक। और क्लाउड कंप्यूटिंग वो इससे एक कदम और आगे है। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर और सेवाओं का इस्तेमाल सीधे इंटरनेट के जरिए करना, बिना उन्हें अपने डिवाइस पर इंस्टॉल किए। जैसे हम जीमेल इस्तेमाल करते हैं या गूगल डॉक्स पर काम करते हैं, या फिर अभी जैसे जूम पर मीटिंग करते हैं। ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग के ही उदाहरण हैं। सॉफ्टवेयर और प्रोसेसिंग पावर सब कुछ दूर कहीं बड़े डेटा सेंटरों में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर या महंगे सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कई मामलों में यही होता है। स्रोत इसके फायदे बताते हैं। लचीलापन, ज़रूरत के हिसाब से सेवाओं को घटाने बढ़ाने की सुविधा, जिसे स्केलेबिलिटी कहते हैं, और लागत में बचत। आप दुनिया में कहीं भी हो, बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप अपना काम कर सकते हैं। भविष्य के लिहाज से देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग न केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए, बल्कि व्यवसायों के काम करने और डेटा को संभालने के तरीके को
पूरी तरह से बदल रही है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से ये बात तो एकदम साफ है कि कंप्यूटर वो हमारे जीवन के लगभग हर पहलू में समा गया है। ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया से सरकारी सेवाएं आसान हुई हैं। एटीएम, एनईएफटी, यूपीआई ने बैंकिंग को बदल दिया। ई लर्निंग ने शिक्षा के नए रास्ते खोले। ई एचआर और टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बना रहे हैं। परिवहन, रेलवे, कृषि में आईआरसीटीसी और ऐप से काम आसान हुआ है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन पेमेंट्स ने खरीदारी का तरीका बदल दिया। और क्लाउड स्टोरेज और कंप्यूटिंग वो डेटा संभालने का भविष्य है। तो इसका सार यही निकलता है कि हमारी जिंदगी अब डिजिटल तकनीक के बिना शायद कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और ये तकनीक सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये समाज के काम करने के तौर तरीकों को बुनियादी स्तर पर बदल रही है। इससे निश्चित रूप से, जैसा हमने देखा, दक्षता बढ़ी है, पारदर्शिता बढ़ी है, सेवाओं तक पहुंच बढ़ी है। लेकिन जैसा हमने बातचीत में कई बार इशारा किया, इसके दूसरे पहलू भी हैं जिन पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। एक तो वही डिजिटल डिवाइड, वो लोग जो तकनीक की इस दौड़ में पीछे छूट रहे हैं क्योंकि उनके पास साधन नहीं है। और दूसरा बड़ा मुद्दा है डेटा सुरक्षा और हमारी निजता का, प्राइवेसी का, जो तकनीक पर बढ़ती निर्भरता के साथ और भी जटिल होता जा रहा है। तकनीक एक बहुत शक्तिशाली औजार है, इसमें कोई शक नहीं, पर इसका इस्तेमाल समाज के हित में कैसे हो, ये सवाल हमेशा बना रहेगा। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। जैसे जैसे हम कंप्यूटर और इस डिजिटल दुनिया पर और ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, क्या हम अनजाने में आपस के जो मानवीय रिश्ते हैं, जो संवाद है, उसे कहीं कमजोर तो नहीं कर रहे हैं? या फिर यही तकनीक हमें एक दूसरे से और बेहतर तरीके से और ज्यादा सार्थक तरीकों से जुड़ने के नए अवसर भी दे रही है? पता नहीं, शायद इस पर सोचने के लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। खैर, इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।